साथ देखिए, जासूसी मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा इसे माना जाएगा। भारतीय फोन नंबर का इस्तेमाल आईएसआई कर रही है। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं कई भारतीय नंबर। आरोपी हसीन ने मुहैया करवाए थे कई भारतीय नंबर। हनी ट्रैप में फंसाने के लिए नंबरों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। जासूसी के आरोपी कासिम और हसीन से पूछताछ जारी है। जासूसी कांड में एक और बड़ा खुलासा, डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने की कोशिश हुई थी। देखिए, इस वक्त का बड़ा खुलासा हुआ है, डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने की कोशिश हुई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, परत खुल रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। डीआरडीओ के अधिकारी भी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी उनको। निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा लगातार इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से कासिम की बात करें, कासिम और उसके भाई हसीन की बात करें, कि ये दोनों से अलग अलग टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल में ही रख करके दोनों से अलग अलग पूछताछ करने का मतलब है कि किस तरह से तमाम अब तक जो जानकारी इन दोनों के द्वारा, दोनों आरोपियों के द्वारा तमाम जो सूचनाएं लीक करने का आरोप, और इसके साथ साथ किस तरह से ये लोग काम करते थे, और खास तौर पर जिस तरह से भारत सरकार में के इंडियन आर्मी में और डीआरडीओ के अधिकारियों को किस तरह से फंसाने के लिए, हनी ट्रैप कराने के लिए ये लोग आपस में साजिश रच रहे थे। तो ये इन तमाम मामलों पर भी विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और डीआरडीओ के अधिकारी को आपस में फंसाने की जो एक कोशिश की जा रही थी, उसका रीजन ये था कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से आधुनिक हथियार जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और किस तरह से गैजेट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। इन तमाम मामलों की जानकारी डीआरडीओ के अधिकारी से ली जा सकते हैं। और इसके साथ ही असीम ने शुरुआती तौर पर ये भी बताया है कि वो पिछले 4-5 साल पहले पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था। 4-5 साल से लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स को वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, और उसके काफी जो फोटोग्राफ्स जो हैं वो पाकिस्तान में भेजे हैं। यानी कि भारत में जो जासूसी करता था उसके तमाम फोटोग्राफ्स भी वो पाकिस्तान लगातार भेजते रहे हैं। हालांकि स्पेशल सेल के द्वारा असीम के फोन का डेटा जो है वो रिट्रीव करने का जो प्रयास किया जा रहा है, फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, ताकि असीम का जो व्हाट्सएप चैट है और डेटा वो निकाला जा सके, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि असीम ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को क्या क्या जानकारी भेजी है। आईएसआई के लोगों को असीम के जरिए ही कासिम अपने जाल में फंसाया था। और कासिम मौलवी है, इसलिए कहा गया था कि वो जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया बढ़ रही है, कई नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। शंकर, ये कितना ज्यादा चिंता का सबब है कि पाकिस्तान जो आईएसआई है वो हिंदुस्तानी नंबरों का इस्तेमाल कर रही है हनी ट्रैप में लोगों को फंसाने के लिए, अधिकारियों को फंसाने के लिए? क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले जब तीनों सेना अध्यक्षों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो कहा गया था कि पाकिस्तानी जो नंबर हैं उनसे बच के रहना है, क्योंकि वो लोग जो हैं साइबर क्राइम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो अलग ही मैटर निकला है। निश्चित तरीके से हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले की पड़ताल के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई, जिसमें कि ये भी पता चला है कि जो पाकिस्तानी गुर्गे होते हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स जो होते हैं, वो भारी मात्रा में भारतीय सिम की डिमांड करते हैं, जिससे कि वो आसानी से किसी से बातचीत किया जा सके। तो सबसे पहला जो एक बातचीत करने का जो उसका अंदाज होता है वो पंजाबी अंदाज होता है। दूसरा, जैसे कि आसानी से किसी को भी बरगलाया जा सके। दूसरा, जो भारतीय सिम अगर होगा तो भारतीय सिम का हवाला देकर के इसमें आसानी से बताया जा सकता है कि वो भारतीय नागरिक है, लेकिन वो भारतीय होते नहीं है, वो पाकिस्तानी होते हैं। तो पिछले कुछ समय से लगातार जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय सिम को इकट्ठा किया जाए। भरोसा जीतने की कोशिश भारतीयों का यहाँ पर आईएसआई के जरिए की जा रही है, हिंदुस्तानी नंबरों का इस्तेमाल करके। बहुत शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर चिड़ावा में सेल्समैन को धमकी भरा कॉल आया। गोल्डी बराड़ के नाम से फिरौती मांगी गई। सेल्समैन को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। पाकिस्तान में आईएसआई को फंडिंग करने की भी बात सामने निकल कर आई है। कल शाम से अब तक लगातार व्हाट्सएप कॉल उसे आ रहे हैं। पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में सेल्समैन का नंबर शामिल किया गया। यू आर अंडर अरेस्ट के नाम से ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप में शामिल लोग पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऐसा दावा है। ग्रुप में शामिल और भी लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। बात यही थी, कल 5:30 बजे के करीब एक ग्रुप कॉल आया व्हाट्सएप पे। वहाँ से बोल रहे हो ना, बोले मेरे को पैसे ट्रांसफ़र करो आप 50 लाख रुपए, मेरे को फंडिंग करनी है पाकिस्तान में। यार मेरे पास तो कोई नहीं इतना पैसा। बोले ना
बोले मेरे को फंडिंग करनी है, 50 लाख रुपए दो। वहाँ पर सब पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। मैं ISI से बोल रहा हूँ और गोल्डी ब्राड का आदमी हूँ। और फिर ना उसने कहा और फिर फ़ोन काट दिया। फिर मेरे पास पूरी रात से कॉल आ रहे हैं, अभी तक सुबह तक भी कॉल ही आ रहे हैं पूरी रात। जयपुर समेत आसपास के जिलों को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। जयपुर अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने वाला है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग 100% पूरा हो चुका है। अगले कुछ ही दिनों में इस एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटे भरते नजर आएंगे। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे के शुरू होने का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन दौसा में कोलवा रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे की पुलिया के निर्माण में लंबा समय लगने से इस एक्सप्रेसवे को शुरू होने में देरी हुई। अब रेलवे की पुलिया बनकर तैयार है। राजधानी जयपुर अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो गई है। दौसा से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे जुड़ गया है, यानी काम 100% पूरा हो गया है। यह जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे है। राजधानी जयपुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। आप सामने एक पुलिया नजर आ रही है, ये कोलवा के पास की पुलिया है। इसी पुलिया के कारण पिछले करीब 1 से 2 माह से ये एक्सप्रेसवे चालू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस पुलिया का काम पूरी तरह पूरा हो चुका है और अब सिर्फ 1 से 2 दिन बाद संभावना बताई जा रही है कि शीघ्र ही इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, यानी राजधानी जयपुर के लोग सीधे दिल्ली जा सकेंगे, दूरियां कम होंगी। ऐसे में लंबे समय से इंतजार था कि राजधानी जयपुर को भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए, वो इंतजार अब खत्म हो गया है और शीघ्र ही उद्घाटन की औपचारिकता होगी, यानी कि जो एक्सप्रेसवे का काम है वो 100% पूरा हो चुका है। और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से हमारी इस पूरे संबंध में बात हुई है। उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में, यानी 1 से 2 दिन में या 3 से 4 दिन में इसकी उद्घाटन की औपचारिकता हो सकती है और उसके बाद में यह एक्सप्रेसवे सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और राजधानी जयपुर के लोग दिल्ली, गुजरात, बड़ौदा आदि जो बड़े शहर है वहां पर इस एक्सप्रेसवे के जरिए जा सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो जयपुर से दिल्ली की दूरी भी कम होगी, साथ ही जो NH 8 है उसका दबाव भी कम होगा और जो NH 21 है उसका भी दबाव कम होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे है यह विकास का पथ है और लोगों के लिए एक तरीके से काफी सुगम रास्ता उपलब्ध कराएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जयचंद पर तेज प्रताप ने तोड़ी चुप्पी। किसने दिया तेज प्रताप को धोखा? परिवार से प्यार, जयचंद पर वार। पोस्ट बहाना, किस पर निशाना? राजनीति की बात हो और जयचंद का जिक्र ना हो तो कहानी कुछ अधूरी लगती है। कई बार कुछ सियासी परिवार भी ऐसे जयचंदों के जाल में फंसकर परेशानी महसूस करते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी आजकल जयचंद की चर्चा हो रही है। परिवार और पार्टी से बेदखल किए गए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताते हुए जयचंद का जिक्र किया है। तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया है, तब से ही सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि आखिर यह जयचंद कौन है जिसके बारे में तेज प्रताप यादव बताना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव की जिस पोस्ट पर इतना हंगामा हो रहा है उसमें तेज प्रताप यादव ने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महाभारत की तस्वीर के साथ लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी।
तेज प्रताप के पोस्ट के बाद जेडीयू ने लालू परिवार पर हमला बोला और कहा कि लालू को बताना होगा कि आखिर जयचंद कौन है और तेज प्रताप का किसने ये हाल किया है। भाई तेज प्रताप जी और लालू जी के परिवार के अंदरूनी मामला है। इस मामले पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेज प्रताप जी ने कहा कि मेरी ये जो हालात हुई और पार्टी की जो आज बुरा हालात है उसमें जयचंद जी के द्वारा किया गया। तो अब तो ये बताना पड़ेगा आदरणीय लालू जी को, भाई तेजस्वी जी को कि ये जयचंद कौन है। और नौवां अजूबा मैंने आज तक ये देखा है पहली बार कि ट्विटर पे ही कार्रवाई हुई है। तो जरा अब ये बताएं कि अब ये जयचंद कौन है, इसका ट्वीट कब आएगा और ये ट्वीट कौन करेंगे, लालू जी करेंगे कि भाई तेजस्वी जी करेंगे। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने प्रेम प्रसंग को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। साथ ही उन्हें पार्टी और परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। ऐसे में उनके इस पोस्ट पर बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।